Welcome, friends, to this special Nani Palkewala Wednesday Law Club series. New labor laws of our country. This is a series part 2. And in this part 2, we will see the Code on Wages 2019. हमने पार्ट 1 में देखा था कि लेबर लॉ 29 लेबर लॉ हमारे देश के कोडिफाइड होके 4 कोड में आ रहे हैं। खाली इतना सिंप्लीफाई हो रहा है ये सब चीजें, काफी नई चीजें आ रही है, काफी नए प्रोविजंस आ रहे हैं। पूरा हमारा देश का श्रम का कानून जो है, श्रम संहिता जो है, पूरा चेंज हो रहा है। खाली कानून पास हो गए हैं पार्लियामेंट में, खाली इसको नोटिफाई होना जरूरी है, क्योंकि प्रोसीजर बनाने का काम इसका चालू है दोस्तों। तो अभी ये जो 4 कोड है, ये चारों कोड का समरी हमने पार्ट 1 में देखा है, एंड टुडे इज आवर पार्ट 2। इसमें हम वो 4 कोड में का पहला कोड देख रहे हैं। द नेम ऑफ दिस कोड इज द कोड ऑन वेजेस 2019। इसके टोटल सेक्शन 69 है, चैप्टर 9 है। लास्ट सेक्शन जो 69 है उसमें बताया है कि करंट 4 लेबर लॉज मर्ज इनटू दिस कोड, और ये जो 4 लॉ जो है, ये 4 लॉ एक कोड में अभी कोडिफाई हो गए हैं। इसलिए ये चारों लॉ ये नोटिफाई होने के बाद अपने आप रिपील हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 लॉ कौन से हैं जो अभी करंट है, लेकिन ये नोटिफाई होने के बाद कैंसिल होने वाले हैं? वो 4 लॉ हैं: द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, the Equal Remuneration Act 1976. All these four acts will be codified in this code, the Code on Wages 2019. बहुत बढ़िया है दोस्तों ये। अभी देखिए इसमें जो सेक्शन 1 है, ये एप्लीकेबिलिटी है, प्रिलिमिनरी है चैप्टर 1 में। इट इज एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया। ऑफिशियल गैजेट में जब ये नोटिफाई होगा तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका प्रोसीजर बनाने का काम चालू है। सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशंस है। ये बहुत जरूरी रहती है डेफिनेशंस वगैरह ये चीजें, क्योंकि डेफिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो अपेक्स कोर्ट का प्रैक्टिस होता है, हाई कोर्ट हो या हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें डेफिनेशन के ऊपर काफी चीजें आगे पीछे होती है। इसलिए डेफिनेशन देखना जरूरी है। कुछ कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हम देखेंगे आज के। सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस। इसमें अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज अकाउंटिंग ईयर। एडवाइजिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ, appropriate government means, what is appropriate government? Appropriate government means central government as well as state government. In relation to an establishment carried by or under the authority of the central government, or establishment of railway, mine, oil, field, major ports, air transport services, telecommunication, banking, insurance company, or a corporation or other authority established by a central act or a central public sector undertaking or subsidiary companies set up by central public sector undertaking or autonomous bodies owned or controlled by the central government, including establishment of contractors for the purpose of such establishment, corporation or other authority, central public sector undertaking, subsidiary companies, and autonomous bodies, as the case may be the central government. And in relation of the state government, also this is specified here, simplified here. बाकी कंपनी के एक्ट के अनुसार है कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू अंडरटेक टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट अदर देन अ मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू सच एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो है उसका प्रोटेक्शन नहीं होता था पहले।
कॉन्ट्रैक्ट से जो लेबर लगाए जाते हैं। अभी नए कानून के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, टेम्पररी हो, जो ऑर्गेनाइज हो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे बिल्डर वगैरह लाइन है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हो, ये सभी अभी ये कानून में आ रहे हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा है, और सभी का इसमें क्या होने वाला है, भला होने वाला है। और थोड़ा सा एक ही नेगेटिव पॉइंट है ये चारों कोड का, वो नेगेटिव पॉइंट है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये सब कानून लग एप्लीकेबल होने के बाद, वो मेडिकल वाला हो, ये लॉयर हो, और डॉक्टर हो, या कोई फैक्ट्री वाला हो, या छोटा हो बड़ा हो, उसको सबको मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह देना, मिनिमम वेजेस वगैरह देना जरूरी है। यही ये कानून में दिया है। अगर नहीं देगा तो क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसलिए बूम होने वाला है केसेस का जब ये नोटिफाई होगा। पहले तो ट्रायल कोर्ट में केसेस आ जाएंगे फटाफट फटाफट, हमारे कोर्ट तक आने तक तो 2-3 साल 4 साल भी लग सकते हैं अपील के रेगुलर केस आने में। बाकी कोई नीचे के कोर्ट की फटाफट फटाफट कोई ऑर्डर को चैलेंज करना तो सुप्रीम कोर्ट आने तक 1 महीना भी काफी हो जाता है, 1 महीने में भी आ जाता है दोस्तों। चलो और कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट टैक्स वगैरह है। हाँ, मेन डेफिनेशन हमको देखना है एम्प्लॉई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ apprentice engaged under the Apprentice Act 1961। जो टेम्पररी है अप्रेंटाइज है, जो प्रोहिबिशन पीरियड में, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एम्प्लॉय डेफिनेशन। Employed on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or a reward, whether the terms of employment be expressed or implied, and also includes a person declared to be an employee by the appropriate government, but does not include any member of the armed forces of the union। आर्म फोर्सेस के जो एम्प्लॉइज है, इसको यहां से निकाल दिया है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन एम्प्लॉय। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर? It in section 2 and subsection L, employer means a person। ठीक से सुनिए, बहुत अलग डेफिनेशन है अभी। एम्प्लॉयर मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन और ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन one or more employees in this establishment, and where the establishment is carried on by the department of the central government or the state government, the authority specified by the head of such department in this behalf, or where no authority is so specified, the head of the department, and in relation to an establishment carried by a local authority, the chief executive of that authority, and includes in relation to the establishment which is a factory, the occupier of the factory as defined in clause N of the section 2 of the Factories Act 1948, and where a person has been named as a manager of the factory under the clause F of the subsection 1 of the section 7 of the said act, the person so named. 2, the relation to any other establishment, the person who or authority which has ultimate control over the affairs of the establishment, and where the said affair is entrusted to manager or managing director, such manager or managing director. Manager, managing director are also employer, owner are also employer. Third, contractor is also included in the definition of employer. Legal representative of deceased employer, कोई employer अगर डिसीज हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आता है। सो एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इनकम टैक्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस
minimum wages as per fixation as per section 6 ऐसा दिया है minimum wages का. Now, what is the wages? Definition of wages. Wages means all remuneration, whether by way of salary, allowances, or otherwise, expressed in the term of money or capable of being so expressed, which would, if the term of employment expressed or employed, were fulfilled, by payable to a person employed in respect of his employment or of the done in or work done in such employment, and includes wages, includes basic pay, dearness allowances, 3 retaining allowances, if any, but it does not include any bonus payable under any law for the time being in force, which does not form part of remuneration payable under term of employment. B, the value of the house accommodation or of the supply of light, water, medical attendance, or other amenity or of any service excluded from the computation of wages by general or special order of the appropriate government. C, any contribution paid by the employer to any pension or provident fund or interest which may have occurred thereon. Any conveyance allowance of value of traveling concession. Any sum paid to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment. House rent allowance. These are not included in the wages, word wages, क्योंकि बोनस एक्ट क्या, इसमें ही बोनस एक्ट सब कवर हुए हैं अभी ये कोड में. तो बोनस का कैलकुलेशन करते समय उसको ईयरली कितने वेजेस आपने दिए हैं उसके ऊपर उसका परसेंटेज है. तो व्हाट वेजेस इंक्लूड्स एंड व्हाट वेजेस एक्सक्लूड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ लॉयर, एज अ प्रैक्टिस इन लेबर कोर्ट, आपको ये सब चीजें बारीक बारीक देखनी है. तो ताकि लिटिगेशन प्रॉपरली, व्हेन यू पुट द प्रॉपर वेयर इज द लिटिगेशन, वेयर इज द लॉ ब्रेक, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, ये सब प्रॉपरली अगर आप मेंबर के सामने, जज के सामने या ट्रिब्यूनल के मेंबर के सामने प्रॉपर रखते हैं तो देन यू कैन गेट रिजल्ट इन योर फेवर व्हेन यू आर राइट, व्हेन योर पार्टी इज राइट. Any overtime allowance, any commission payable to employee, any gratuity payable to termination of employment वगैरह वगैरह, ये सब कुछ wages में include नहीं है. Now definition of worker. Worker means any person except an apprentice as a defined under the Apprentice Act, employed in any industry, do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical, supervisory work for hire or reward, whether the term of employment be expressed or implied, and includes working journalist as defined in clause F of section 2 of the Working Journalist and other newspaper employees condition of service and miscellaneous provision Act 1955, and sales promotion employees. All these are includes as defined in clause D of the section 2 of the Sales Promotion Employees Condition of Service Act 1976, and for the purpose of any proceeding under this code in relation to any industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged, retrieved, or otherwise terminated in the connection with or any consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge, or retrenchment had led to this dispute. But definition work does not include any such person who is subject of the Air Force Act 1950 or the Army Act 1950 or the Navy Act 1957, or who is employed in police service or as an officer or other employee
of a prison or who is employed mainly in managerial and administrative capacity, or who is employed in a supervisory capacity drawing wages of exceeding 15,000 rupees per month or an amount as may be notified by the central government from time to time. These categories are not included in the definition of workers. So friends, this is the section 2. Section 3, prohibition of discrimination on the ground of gender. जब कोई काम है, एक काम के लिए अगर मेल और फीमेल दोनों को लगाया जाता है तो मेल को ज्यादा रोजगार मिलता है, फीमेल को थोड़ा कम रोजगार मिलता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये 1976 में ही खत्म हुआ था, लेकिन इसका प्रोविजन इसमें भी है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टैब्लिशमेंट और एनी यूनिट thereof among the employees on the ground of gender in matter related to the wages by the said employer in respect of the same work or work of similar nature done by any employee. ऐसे उसमें और सब क्लॉज वगैरह दिए हैं। सेक्शन 4, डिसीजन एज टू डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स। सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उससे डिस्प्यूट क्रिएट होता है सेक्शन 4 के अंतर्गत। सो दिस इज चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी in that men is applicability to whole India, it is applicable. And second, definitions. Now chapter 2 is minimum wages. This is very important topic. Payment of minimum wages, rate of wages. No employer shall pay to any employee wages less than the minimum rate of wages notified by the appropriate government. Appropriate government का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अभी एक कंकरेंट लिस्ट में आता है लेबर मैटर्स, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इज इन कंकरेंट लिस्ट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू नोटिफाई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, आगे आएगा ये नोटिफाई कर दिया भाई ये मिनिमम वेजेस चाहिए, इतना मिनिमम वेजेस देना है। सपोज उन्होंने किया कि मिनिमम वेजेस 18,000 रुपीज पर मंथ देना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें अमेंडमेंट करने का अपने अपने राज्य के लिए अधिकार है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसको 18,000 की जगह पे हम 20,000 कर दें, दे कैन डू। गोवा को लगता है इसको 19,000 कर दें, तमिलनाडु को लगता है इसको 25,000 कर दें, दे कैन डू। State can do that amendment subject to it should not be less than the central notified amount. सेंट्रल ने नोटिफाई किया हुआ अमाउंट सपोज 18,000 है तो उससे लेस नहीं चाहिए। ये उदाहरण के लिए मैंने दिया है। और पर डे के हिसाब से सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज 200 300 जो भी नोटिफाई किया है तो उससे ज्यादा आप कर सकते हैं स्टेट के अमेंडमेंट में। स्टेट अमेंडमेंट करके अपने अपने स्टेट को ये लेबर लॉ अपने तरीके से लगा सकता है। इसलिए तो बहुत बढ़िया ढंग से इसका इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि सेंट्रल कोडिफाइड जो करेगा इससे नीचे आप नहीं दे सकते, इससे ऊपर देना है तो आप दे सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो दिस इज गिवन इन सेक्शन 5। एंड नोटिफाई, अभी तक नोटिफाई हुआ है ना, अभी करंट जो चल रहा है वो हिसाब से मैंने कुछ फिगर आपको बताया, लेकिन जब ये एक्ट नोटिफाई होगा, नोटिफाई होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन में देगा, इसका जो प्रोसीजर आएगा, दिस इज अ लॉ, प्रोसीजर विल बी डिफरेंट, दैट इज अंडर प्रोसेस बाय लॉ कमीशन। तो इससे प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर में फिर उसका मिनिमम वेजेस का क्लियर कट दिया जाएगा, भाई ये क्लियर है, डेली वेजेस के लिए ये है, इसके लिए वर्कर के लिए है, एम्प्लॉय के लिए, ये सब कुछ ऐसा प्रॉपरली क्लासिफाइड, प्रॉपरली शेड्यूल्ड उसका आएगा। सेक्शन 6 जो मैं अभी बता रहा था आपको, तो वही दिया है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall fix the minimum rate of wages payable to employee in according to the provision of section 8. For the purpose of section 1, the appropriate government shall fix a minimum rate of wages for time work, for piece work,
Number 3 in section 3, section 6, subclause 3, where employees are employed on piece work for the purpose of subsection 1, the appropriate government shall fix a minimum rate of wages for securing such employees a minimum rate of wages on a time work basis. 4, minimum rate of wages on time work basis may be fixed in according with any one or more of the following wages period, namely by an hour, by a day, by a month. आवरली बेसिस पे भी वेजेस होते हैं, डेली बेसिस भी होती है, मंथली बेसिस भी होते हैं. 5, where the rate of the wages are fixed by the hour or by day or by month, the manner of calculating wages shall be such as may be prescribed. So ये सब इसमें दिया है. Component of minimum wages is given in section 7. The any minimum rate of wages fixed or revised by the appropriate government under section 8 may be consist of. ये wages में जो minimum wages में क्या consist है, क्या include है इसमें किया हुआ. Some error is there on screen, I think. Yes, it is gone. Any minimum, the minimum wages includes a basic rate of wages and an allowance of a rate to adjusted at such interval and in such a manner as appropriate government may direct. फिर क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है वो हमने देखा है, उसी हिसाब से. फॉर एग्जांपल, सपोज दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, ऐसा मान के चलते कि भाई 20,000 अपने मिनिमम वेजेस देना चाहिए आपके एम्प्लॉय को, मिनिमम वेजेस 20,000 पर मंथ देना चाहिए. और मैंने सपोज मेरे एम्प्लॉय को 15,000 पेमेंट दिया, लेकिन उसको इंसेंटिव दिया और वो इंसेंटिव पकड़ के 22,000 जा रहा है. बाकी ट्रैवलिंग इंसेंटिव वगैरह वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता है, उन्होंने बताया. लेकिन जो इंक्लूड होता है, बराबर है, जो इंसेंटिव वर्क बेस के ऊपर होता है, अच्छा काम करते तो अच्छा इंसेंटिव वगैरह वगैरह. तो अगर वो सपोज 25,000 तक जाता है तो फिर आई एम नॉट क्रॉसिंग द मिनिमम वेजेस से, मैं कोई भी इंफ्रिजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 15,000 प्लस इंसेंटिव ऐसा मिलके 25,000 जाता है तो ये मिनिमम वेजेस के आगे बनना हमने दिया, तो फिर यहाँ पे इंफ्रिजमेंट नहीं होगा. तो ये ख्याल में रखना है थोड़ा सा. एम्प्लॉयर ने भी समझ लेना है ये सब चीजों को, एम्प्लॉय ने भी समझ लेना है प्रॉपर चीजों को. The basic rate of wages of an allowance at a rate of adjusted and such interval and such manner appropriate government may direct. A basic rate of wages with or without the cost of a living allowance and the cash value and concession of respect supplies essential commodities at concession rate where so authorized. All inclusive rate allowing for the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concession if any. सेक्शन 8 जो है वो प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस. प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस. सेक्शन 8 clause 1, in fixing minimum rate of wages of the first time or in revising minimum rate of the wages under the code, the appropriate government shall either A, appoint as many committee as it consider necessary to hold inquiries and recommend in respect of the such fixation or revision as the case may be, or by notification published in proposal for the information of persons likely to be affected thereby and specified a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into consideration. To every committee, इसमें कमिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसका मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए कमिटी अपॉइंट करना चाहिए. एंड ये कमिटी अपॉइंट करने के लिए कितनी समय एडवर्टाइज देना है, ये सब बारीक से देखना है लॉयर लोगों ने.
This specifically episode is very useful for lawyer. अगर गवर्नमेंट के सिस्टम, गवर्नमेंट अगर कमिटी प्रॉपरली फॉर्म नहीं करता है और गलत तरीके से कमिटी फॉर्म करके अगर कोई डिसीजन लेता है, तो दैट डिसीजन वी कैन चैलेंज इन अंडर रिट पिटिशन आल्सो. ठीक है, लेबर कोर्ट के मैटर ये लेबर कोर्ट में ही जाएंगे, लेकिन लेबर कोर्ट के मैटर लेबर कोर्ट में जाना है, ट्राइब्यूनल में जाना है. बट आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट हैव गिवन स्पेशल रिट पिटिशन पावर टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, and honorable supreme court have that power under article 32. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आर्टिकल 32 में ही आता है, और रेगुलर रिट पिटिशन भी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में आता है. तो ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट में, ये कोर्ट दोनों कोर्ट का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है रिट पिटिशन ये करने का, तो ये इसको इसमें भी चैलेंज करते हैं कि गवर्नमेंट हैज ब्रेकन दिस प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या दिया है वो प्रोसीजर में देखना है. फिर गवर्नमेंट प्रोसीजर अगर ब्रेक करता है तो एम्प्लॉय यूनियन या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर के विरोध में हो जाता है तो एम्प्लॉयर कैन फाइल द रिट पिटिशन. ये भी इंपॉर्टेंट. इसलिए देखिए कमिटी कैसी कंसिस्ट करनी चाहिए उन्होंने, हाउ दे कंसिस्ट दिस कमिटी टू डिसाइड मिनिमम वेजेस. गिवन इन क्लॉज 2, every committee appointed by the appropriate government under clause A of the subsection shall consist of persons representing employer, representing employee, which can be equal in number of the specified in clause A. तो एम्प्लॉयर के सपोज 2 मेंबर हैं, फिर एम्प्लॉय के भी 2 चाहिए. ओके, सेम नंबर. एम्प्लॉयर के सपोज 3 मेंबर लेते हैं तो एम्प्लॉय के भी 3 मेंबर चाहिए. ओके, ए एम्प्लॉयर मेंबर्स, बी एम्प्लॉइज मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड सी इंडिपेंडेंट पर्सन जो एम्प्लॉयर भी नहीं है, एम्प्लॉयर की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एम्प्लॉय की भी, ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द कमिटी. सपोज टोटल मेंबर कमिटी के 10 होते हैं तो 10 का 1/3 जो है वो 1/3 के अनुसार उतने ही इंडिपेंडेंट मेंबर चाहिए. सो दिस इज, यहां पे किधर भी रूल ब्रेक होता है तो गवर्नमेंट का वो डिसीजन इज नॉट वैलिड डिसीजन. सो कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस इन स्पेसिफिकली अपीलेट कोर्ट. Then 3, after considering the recommendation of the committee appointed under clause A of subsection 1 or as the case may be, all representations received by it before the date specified in the notification वगैरह वगैरह बाकी सब प्रोविजन दिया है. The appropriate government shall review or revised. Appropriate government shall, not may, shall. ये करना ही है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रिव्यू और रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑर्डिनरीली एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years. हर 5 साल के अंदर उसने रिवाइज करना है. हर साल करते तो भी कानून रोकता नहीं है. हर साल आपको बढ़ाना है थोड़ा मिनिमम वेजेस, यू कैन डू, बट इट शुड नॉट बी रिन्यू शुड नॉट बी मोर देन 5 years. 5 साल के अंतर्गत एक बार तो भी आपने रिव्यू करो, बढ़ाओ ऐसा नहीं है, रिव्यू करो. महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, अभी ये इतना बढ़ाना चाहिए. सो दिस इज अ गिवन. सेक्शन 9 जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द फ्लोर वेजेस. फ्लोर वेजेस बोले तो एक मिनिमम लेवल का, पूरा देश में मिनिमम क्या चाहिए, ये फ्लोर वेजेस तय करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है एट पर दिस कोड. And this is given in section 9. 9(1), the central government shall fix the floor wages taking into account minimum living standard of worker in a such manner as may be prescribed, provided that different floor wages may be fixed for different geographical area. तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के लिए डिफरेंट फ्लोर वेजेस, मिनिमम वेजेस का आप भी कर सकते हैं. द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 shall not be less than the floor wages, and if the minimum rate of wages fixed by the appropriate government earlier is more than the floor wages, then appropriate government shall not reduce such minimum rate of wages fixed by the earlier.
Then section 10, wages of employees who work for less than normal working day. नॉर्मल वर्किंग डे के से कम उसकी प्रोविजन सेक्शन 10 दी है. In section 11, wages for 2 or more classes of works, how to fix that. And section 12 is minimum rate of wages for piecework. Third, section 13, fixed hours of working for normal working day. नॉर्मल वर्किंग डे में है, तो ये पढ़ता हूं थोड़ा सा. Section 13 is related to fixing hours of work for normal working day. Section 13(1), where the minimum rate of wages have been fixed under this code, the appropriate government may fix the number of hours of work which shall constitute a normal working day, inclusive of one or more specified interval. एक या दो इंटरवल वर्किंग डे में देने चाहिए. Provide for a day rest in every period of 7 days, which shall be allowed to all employees or any specified class of employees, or for the payment of the remuneration in respect of such a day of rest. तो हफ्ते में एक दिन उसको रेस्ट देना चाहिए. दैट मीन्स हॉलीडे, छुट्टी देना चाहिए, और छुट्टी का देगा भी वो पगार देना चाहिए. Provide for payment of work on a day of rest at a rate not less than ओवरटाइम रेट. ओवरटाइम रेट आगे दिया है कि इट इज शुड बी डबल देन नॉर्मल रेट. और अगर वर्किंग डे वर्क हॉलीडे उसको रेस्ट का दिया है, और रेस्ट के दिन के दिन भी अगर वो काम करता है या काम करने की जरूरत पड़ती है उसको टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए कभी कभी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है. एम्प्लॉय भी डिवोटेड रहते हैं, तो ज्यादा काम करते हैं. तो इफ दे आर वर्किंग ऑन हॉलीडेज, so they should get double payment, like overtime. Section 2, the provision of subsection 1 shall in relation to the following classes of employee apply only to the extent and subject to the condition as we may be prescribed. Employees engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented. Employees engaged in work of nature preparatory or complementary work which must necessary to be carried out outside the limit laid down the general working in the employment concern, etc. etc. Section 14 जो है वो wages of overtime work. ओवरटाइम वर्क का वेजेस के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा. लास्ट लाइन पढ़ता हूं खाली ये सेक्शन का. ओवरटाइम रेट shall not be less than the twice normal rate of wages. Shall not be less than the twice of normal rate of wages. This is a chapter 2. Now we are now entering in chapter 3. हमको 9 चैप्टर कवर करना है, लेकिन टेंशन नहीं है, ये पूरा कोड आपको समझने के हिसाब से ही ये सेशन है. ये YouTube का वीडियो 1 मिनट का 2 मिनट का छोटे छोटे वीडियो बनाओ, लोगों के व्यूज बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ये मेरा व्यू नहीं है नानी पालिका वाला में. हाँ, बाकी छोटे छोटे वीडियो मेरे अलग बनते हैं. प्रोफेशनल शूटर आता है, वो बना के देता है, फिर हम YouTube पे डालते हैं. दैट इज डिफरेंट. बट नानी पालिके वाला वेडनेसडे लॉ क्लब, ये YouTube का व्यू बढ़ाना ये मकसद नहीं है. टू एनलाइट दी लीगल फ्रैटर्निटी और कॉर्पोरेट और HR पर्सन, जो भी काम करते हैं भारत में, सबके लिए नॉलेज थोड़ा सा अच्छा देना इसमें ये है. और ये मैं शेयर भी करूंगा. हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है नानी पालिका वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का 1 और 2, इसमें मैं ये जो सरकार का गैजेटेड नोटिफिकेशन ये लॉ है, ये मैं गैजेटेड नोटिफिकेशन के साथ PDF में जब ये वीडियो शेयर करूंगा कल या परसों, तब आपको ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा. So whenever you watch this video again, that time you take that person properly in front of you. You take that printout of that PDF book and then see it. तो इसका स्टडी होना में आपको आसान हो जाएगा. चैप्टर 3, पेमेंट ऑफ वेजेस. अभी वेजेस का पेमेंट कैसा करना चाहिए ये इसमें दिया है. इसमें सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है. 17 में बहुत क्लियर कट दिया है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस. तो मैं पढ़ता हूं सेक्शन 17. द एम्प्लॉयर शैल पे और
cause to be paid wages to the employee engaged on daily basis at the end of the shift. अगर वो डेली बेस पे काम करता है तो उसको उस दिन के शिफ्ट के एंड में पेमेंट मिलता है. वीकली बेसिस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक. Thank you, Rajat ji. You have given me motivation. Wonderful initiative. Thank you. मंथली बेसिस अगर फोर्थ वीकली है तो वीक के एंड में, नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग द वीक, नो, लास्ट डे ऑफ वीक के एंड में आपको उसका पेमेंट देना है. फोर्थ नाइटली बेसिस है तो बिफोर द एंड ऑफ द सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्थ नाइट. 15 दिन का खत्म हो गया तो 15 दिन खत्म होने के बाद आगे 2 दिन तक इसका पेमेंट कर दो, लास्ट 15 डेज. और मंथली है तो मंथली बेसिस इफ पेमेंट इज देयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. सो वो जनवरी का पेमेंट आपको करना है महीने का, तो फरवरी के 7 तारीख तक करो, 7 डेज के अंदर. 7 डेज के अंदर नहीं करते, 8 डेज करते तो यू आर ब्रेकिंग द लॉ. ऐसा एक छोटी मोटी चीज के लिए एम्प्लॉय भी कोर्ट में नहीं जाएंगे. आई नो दैट. ये लॉ का तब होता है जब ज्यादा अन्याय होने लगता है, बहुत ही सप्रेशन होता है, सप्रेस कर लेता है एम्प्लॉयज को, जिसको बोलते हैं गुलामगिरी जैसा एक मेंटेलिटी रहता है कुछ एम्प्लॉयर का. लेकिन एम्प्लॉयर ये भूल जाता है कि मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मैं ये करता हूँ बंगला बांधता हूँ, ये सब एम्प्लॉय के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये भूल जाता है. ही शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉय एज द पार्ट ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, फैमिली के लिए जितना आप करते हैं उतना इनके लिए करना है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार ने जो मिनिमम बोला है इनको देने के लिए उतना तो देना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर ये करते हैं तो फिर हमने पार्ट 1 में देखा है नरेंद्र भाई को क्या चाहिए, व्हाट पीएम नरेंद्र भाई वांट्स बाय एनेक्टिंग दिस लॉज, कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन फैमिली जैसा चाहिए. Employer should treat employee as a family member and employee should treat as an employer as a guardian. तो एक मजा अलग आता है और वही पर्पस है दोस्तों इसका. लेकिन क्या है, कुछ मेंटेलिटी, टेढ़ी मेंटेलिटी एम्प्लॉयर में भी है, टेढ़ी मेंटेलिटी एम्प्लॉय में भी. कितना भी एम्प्लॉयर अच्छा रहो, लेकिन एम्प्लॉय की यूनियन ही कभी कभी टेढ़ी मेंटेलिटी की हो जाती है, तब भी कोर्ट फिर एम्प्लॉयर जाएगा. ऐसा है. कुछ तो भी एरर है, सब कुछ पिक्चर क्यों हिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सेक्शन 18 जो है डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम द वेजेस. वेजेस में से कौन से डिडक्शन कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, ये इसमें डिटेल में दिया है. बहुत लंबा है ये सेक्शन. जैसा फाइन उसको किया है, फाइन इम्पोज, डिडक्शन ऑफ द एब्सेंसी फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शन फॉर द डैमेजेस, उसने लॉस डैमेज किया है, डिडक्शन फॉर द हाउस एकोमोडेशन सप्लाइड, डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज वगैरह, ये सब दिया है. एडवांसेस उसको अगर कुछ दिए हैं वो डिडक्शन कर सकते हैं. डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड फॉर, लेकिन सब पूरा की पूरा सैलरी आप उसका डिडक्शन नहीं कर सकते हैं. देयर इज रूल्स, सो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो करना. सेक्शन 19 फाइन है. नो फाइन शैल बी इम्पोज टू एन एम्प्लॉय save in respect of those act and the omission on the part of the employer with the previous approval of the appropriate government or for such authority as may be prescribed may have specified by the notice under the subsection 2. A notice, जब भी फाइन करना है तो a notice specified such act, तो सामने वाले को नोटिस देना चाहिए. नोटिस बोले तो रिटर्न में देना चाहिए, सो ओरल भी आप दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपने किया है तो क्यों ना हम इसको फाइन करें. गिव हिम चांस टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स. फिर वो रिटर्न में देगा, ओरली देगा. फिर अगर उसका कारण जेन्युइन लग रहा है, उसका नेग्लिजेंस का या उससे जो भी कुछ फाइन लगने जैसा काम हुआ है वो अगर जेन्युइन लगता है तो यू कैन वेव द फाइन. लेकिन उसको एक चांस देना चाहिए.
अगर विदाउट गिविंग एनी चांस एंड यू आर imposing the fine, so that is illegal imposition of fine. ये सब दिया, इसमें बहुत सारे सब सेक्शन 8 है। प्रैक्टिस में बहुत जरूरी ये सब देखना है दोस्तों। सेक्शन 20 डिडक्शन फॉर द एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। ड्यूटी से एब्सेंस रहते हैं तो उसका डिडक्शन भी एम्प्लॉयर कर सकता है, कितना कर सकता है, कैसा कर सकता है, सब इसमें दिया है। Section 21 is related to deduction for the damage or loss. Section 22 deduction for the service rendered. हाउस रेंट अलाउंस वगैरह या हाउस दिया है तो वो डिडक्शन होता है। अगर हाउस नहीं देते तो हाउस रेंट अलाउंस देते हैं जैसा, इफ इट इज प्रोवाइडेड इन दैट अपॉइंटमेंट लेटर। अभी अपॉइंटमेंट लेटर हर एक को देना है कंपलसरी, आगे है किसी कोड में है। मैंने अभी चारों कोड का समरी एपिसोड लेते समय मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सब। अभी एक एक एपिसोड ले रहा हूं तो मेरा थोड़ा डिटेल में पढ़ने हो रहा है, तो दिस इज गुड पार्ट फॉर मी ऑल्सो। तो ये वीडियो से जितने इनलाइट आप हो रहे हैं उतना ही इनलाइट मैं भी हो रहा हूँ, बस ये इनिशिएशन के कारण। और मेरा ये शौक है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहो लोगों के लिए। वो बहाने से स्टडी करते हैं, काम करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं। बुक्स भी काफी, मोर देन 45 बुक्स आर देयर। If you go on Amazon and type Jayaprakash Somani books, you will find my all Supreme Court book. All my books are on the Supreme Court case laws, on different bail matter के हैं, ये हैं, वो हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैटर के सुप्रीम कोर्ट को केस लॉज है, पॉस्को एक्ट के हैं, ऑल टाइप सेबी का भी है, इनकम टैक्स का भी है, सभी के हमारे बुक्स मोस्टली है और आ रहे हैं, एक आते रहेंगे। डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन चैप्टर नॉट टू बी अप्लाई द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश। ये जो चैप्टर था ना दोस्तों, ये जो चैप्टर था ना दोस्तों, दिस चैप्टर, दिस इज गिवन इन सेक्शन 25। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट unless the appropriate government by notification applied such provision to the government establishment specified in the said notification। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एप्लीकेबल नहीं है। ये चैप्टर कौन सा? अपर चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस, eligibility for bonus। What is the eligibility for bonus? Section 26 clause 1, there shall be paid to every employee drawing wages not exceeding such amount per mensem as determined by notification by the appropriate government by his employer who has put in at least 30 days work in the accounting year। अकाउंटिंग ईयर में मिनिमम 30 दिन के आगे अगर वर्क है तो ही इज एलिजिबल फॉर बोनस। फिर वो अकाउंटिंग ईयर में सपोज वो 3 ही महीना काम करना है तो उसको 3 महीने में जितना पेमेंट दिया है उसके पेमेंट के ऊपर आपको बोनस देना है। और वो बोनस का मिनिमम रेट इन्होंने दिया है, एन एनुअल मिनिमम बोनस कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 8 1/3%। 8 1/3%। अब इसको 8.33% समझ सकते हैं। 8.33% मोटा मोटी आप 8.5% पकड़ दीजिए। फिर उसको वो साल भर काम करता है तो साल भर का जो वेजेस दिया है, फिर व्हाट वेजेस इंक्लूड एंड व्हाट वेजेस एक्सक्लूड, वो याद रखना डेफिनेशन। व्हाट वेजेस इंक्लूड, अगर इंक्लूड है तो वो इंक्लूड करके उसका फिगर कितना होता है, सपोज 2 लाख होता है तो 2 लाख के ऊपर ये 8.5% का उसको बोनस देना। लेकिन वो एम्प्लॉय अगर वो एक्सक्लूड भी अगर इंक्लूड करके बताता है मुझे इतना बोनस चाहिए, तो फिर उस समय उसको कानून बता सकता है। मैं एचआर मैनेजर का यही काम है कि नहीं भाई, एज पर दिस लॉ इज सेक्शन दिस इज इंक्लूड एंड दिस इज एक्सक्लूड। जो इंक्लूड है ये इंक्लूड करके वेजेस जो है वो वेजेस आपको दिया है। ये जो है 8 मोटा मोटी 8.5%, मैंने 8.33%, तो 8.5% है, ये मिनिमम देना चाहिए। इससे ज्यादा बोनस दे सकते हैं, बराबर। इट इज कंपल्सरी टू गिव दिस बोनस टू वर्कर्स। लेकिन आपका सरप्लस है, सरप्लस हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो आप 20% तक भी दे सकते हैं बोनस। ये भी इसमें दिया है, लॉ में ही दिया है, एवरीथिंग इज गिवन दिया है। तो बोनस का भी एक अधिकार है। तो कुछ लोग करते हैं कि साल भर काम करते हैं तो ही आपको बोनस मिलेगा। आपने अभी 3 महीने तो हो गए आपको आके, 3 महीने का कैसा बोनस दे?
लेकिन इंसेंटिव अगर आप देते हैं, अलग से इंसेंटिव देते हैं, मिनिमम वेजेस देके भी इंसेंटिव देते हैं, तब बोनस आप इंसेंटिव को भी आप बोनस कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा उसमें से निकाल सकते हैं। बोनस कब तक देना है? दिस इज गिवन इन सेक्शन 26 clause 3. It is given here when where in respect of the accounting year referred in the subsection 1, the allocation surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employee under that subsection. So under that condition, maximum 20% bonus shall be given to the employees, and it should be given within 8 months from the end of accounting year. सपोज अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो उसके बाद 8 महीने के बीच में आपने वो अकाउंटिंग ईयर का बोनस देना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पे वो फैशन है कि दिवाली के समय में हम क्या देते हैं, बोनस देते हैं वर्कर लोगों को, तो उनकी दिवाली अच्छी जाए, तो वो बराबर वो पीरियड में ही आता है। प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द बोनस सर्टेन केसेस 27 है। 28 में कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कंप्यूटेशन कैसा करना चाहिए वो सब यहाँ पे दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस कब नहीं देना है वर्कर को। सो आई एम रीडिंग 29 सेक्शन, इट इज इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयर। एज ए लॉयर है ना, हमारे पास कौन आएगा उसके ऊपर हमारा इंटरप्रिटेशन डिपेंड रहता है। एम्प्लॉयर आता है तो एम्प्लॉयर का इंटरप्रिटेशन एम्प्लॉयर के एंगल से करना पड़ता है, एम्प्लॉय आता है तो एम्प्लॉय के एंगल से पड़ता है। कभी कभी बहुत मजा आता है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ही मैटर में एक ही दिन में 2 मैटर में अलग अलग थे। एक मैटर में बेल लेना था और एक मैटर में हाईकोर्ट ने बेल दिया था, वो उसको रिजेक्ट करवाना था। तो आई आर्ग्यू, अभी क्या हुआ डिसीजन ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो सॉलिसिटेशन वर्क में या एडवर्टाइज आप कर रहे हैं ऐसा में आता है। दैट इज द मिसकंडक्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, सो आई विल नॉट गिव द कोड नेम एंड एवरीथिंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। खाली इतना ही है कि मैंने बेल मांगने के लिए जो आर्गू किया है, जो अथॉरिटी दी, जो किया कि भाई बेल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कि हैव द राइट टू गेट द बेल। और 5-6-7 आइटम के बाद मेरा वापस उसी कोर्ट में लगा है और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया था, एंड नाउ आई एम आर्गुइंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम, ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। हमने वो फाइल किया और फिर उस समय फिर जज हंसते हंसते बोले, मिस्टर सोमानी, shall I consider your earlier argument for this? If I consider your earlier argument for this, immediately this case will be dismissed. अर्लियर आपने बहुत शानदार तरीके से बताया बेल मिलना कैसा कानूनन अधिकार है, और इसको अगर मिला है हाईकोर्ट से तो तू क्यों बीच में आ रहा है भाई? सो दिस थिंग्स आर हैपन एज पर एडवोकेट एक्ट। वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी केस। वो गिल्टी है नहीं है देखना काम कोर्ट का है, लेकिन हर एक आदमी को कानून की सहायता लेने का अधिकार है, इवन दो ही इज अ टेररिस्ट, even though he is other nation's terrorist, even though he have the right to take the help of the lawyer. अगर उसके पास लॉयर हायर करने के लिए पैसा नहीं है, so there is so disqualification for bonus when employer is not entitled to give the bonus. Employee should not give the bonus if, as per section 29, notwithstanding anything contained in this code, an employee shall be disqualified from receiving bonus under this code if he is dismissed from the service for fraud. If he is dismissed from the service because of fraud or riotous or violent behavior while on the premises of the establishment. पत्थर फेंक के मारते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का खराब करते हैं, ऐसा भी कोई एक्ट है तो दे नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और सबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कन्विक्शन फॉर द सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कन्विक्शन अगर हुआ है
तो also he is not entitled to get the bonus. Section 30 is related to establishment to include department, undertaking or branches. तो जो कंपनी, एस्टेब्लिशमेंट या वर्क प्लेस है, इट इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस आल्सो, ये सब ये सेक्शन में दिया है. पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस. तो बोनस जो है वो एलोकेबल सरप्लस से है, उसमें से देना चाहिए, ये सब इसमें दिया है. द ग्रॉस प्रॉफिट, how to calculate gross profit is given in section 32. Section 33 is computation of available surplus. Section 34 is related to sum deductible from the gross profit. Sums deductible from the gross profit, calculation of direct tax payable by employer. Section 35. Section 36 set on and set of the allocable surplus. ये एम्प्लॉयर के हित में है थोड़ा सा ये. Section 37 is related to adjustment of the customary and interim bonus against the bonus payable under this code. Section 38, deduction of certain amount from bonus payable. Section 39, time limit for payment of bonus, जो मैंने बताया था, within 8 months from the accounting year. Section 40 is related to application of this chapter to establishment in public sector in certain cases. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा? बोनस. ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल नहीं है? सो दैट इज गिवन इन 41 सेक्शन. नथिंग इन द चैप्टर शैल अप्लाई टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी seamen as defined in clause 42 of section 3 of the Merchant Shipping Act 1958. The chapter is not applicable to employees registered or listed under the scheme made under the Dock Worker Regulation Employment Act 1948. Employees employed by the establishment under the authority of any department of the central government or the state government or any local authority. E. Employees employed by the Indian Red Cross Society or other institution of a like nature, including its branches, universities, or any other educational institutions. 3. Institution including hospitals, chamber of commerce, social welfare institution, establishment not for the purpose of profit. जो एनजीओ है, एनजीओ को भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को नॉट मेड फॉर प्रॉफिट पर्पज से है, तो एप्लीकेबल नहीं है. एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर नॉट आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट दिस बेनिफिट. इसका मतलब ये नहीं कि उनको बोनस देने का अधिकार नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर उनको बोनस दे सकता है अंडर देयर रूल्स. उनका जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पर्टिकुलर एलआईसी का उनका रेगुलेशन का ये है, रिजर्व बैंक का भी रेगुलेशन रूल्स अलग है, तो उसके हिसाब से वो देते हैं. खाली ये चैप्टर उनको एप्लीकेबल नहीं. एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द पब्लिक सेक्टर financial institution other than a banking company which central government may by notification specified having regards to its capital structure, its objective to the nature of the activities, the nature of extent to the financial assistance or any concession given by it the central government and any other relevant factor. Chapter जो 5 है, that is advisory board. So how advisory, central advisory board and state advisory board by the central government, how to constitute this, ये section 42 में दिया है. Then chapter 6, payment of dues, claims and audits. So payment of dues, claims, audit, इसका बारे में section 43 है, 44 है, 45 है. तो claim under code and procedure, तो अंडर कोड क्लेम और प्रोसीजर उसका कैसा है वो थोड़ा सा सेक्शन 45 में मैं 1-2 लाइन पढ़ के बताना चाहता हूं.
The appropriate government may by notification appoint one or more authorities not below the rank of gazetted officer to hear and determine the claim which arises under this provision of this code. A provision, code का provision के under which claim is there the authority by notification government will declare in gazetted officer. That should be that particular officer should not be below the rank of gazetted officer. The authority appointed under subsection 1 while deciding the claim under that subsection may order, having regards to the circumstances under which the claim arises, the payment of compensation in addition to the claim determined, which may extend to 10 times of the claim determined by the endeavor, shall be made by the authority to decide the claim within a period of 3 months. जो भी क्लेम का आएगा, जो भी कंप्लेंट आएंगे, ये वो पर्टिकुलर अधिकारी ने विद इन 3 मंथ्स क्या करना चाहिए, उसको सेटल करना चाहिए. सच टाइप ऑफ गाइडलाइंस इज गिवन इन दिस कोड. ये कोड भी गाइडलाइंस बहुत दिए हैं, तो कितने साल तारीख पे तारीख कितने साल कैसे चलते हैं. लेकिन नाउ कोड इज मॉडिफाइड, तो फटाफट इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों. अभी एनी एप्लीकेशन बिफोर द अथॉरिटी टू क्लेम रेफर मे बी फाइल्ड the employee concerned. फाइल कौन कौन कर सकता है? एम्प्लॉय कंसर्न वो फाइल कर सकता है. द ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑफ द एम्प्लॉय इज अ मेंबर. ट्रेड यूनियन भी फाइल कर सकती है. द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, तो लेबर इंस्पेक्टर होगा, फैसिलिटेटर होगा, उसको ही अभी इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बोला है. इसलिए इंस्पेक्टर का काम खाली इंस्पेक्शन नहीं है, पहले समझा के देना है, उनको सब देना है. एक बार उनको चांस देना है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस उतना नहीं है, इतना देना चाहिए. एक बार चांस दो, उसके बाद भी अगर वो करते हैं तो देन यू कैन टेक द एक्शन. इट इज गाइडेंस गिवन अंडर दिस सेक्शन. सेक्शन 46 जो है रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट अंडर दिस कोड. Section 47 is presumption about the accuracy of the balance sheet and profit and loss account of the corporations and companies. Section 48 is related to audit of the accounts of employers not being corporations of companies. Section 49 is related to appeal. Any person aggrieved by an order passed by the authority under subsection 2 of section 45 may refer an appeal. उन्हें अपील किसको करना है? To the appellate authority having jurisdiction appointed by the appropriate government by notification of such purpose within 90 days from the date of such order, in which form and manner as prescribed may be prescribed. तो 90 days में appellate authority को करना चाहिए from the order of the particular officer, provided that the appellate authority may entertain the appeal after 90 days. 90 days के बाद भी appellate authority appeal can entertain if sufficient cause is there. As per the Limitation Act section 5, if sufficient cause is there, they have allowed to condone the delay also. The appellate authority shall be appointed from the officers of the appropriate government holding the post of at least one rank higher than the authority referred under the section 140, section 45. Upper category का officer चाहिए appellate authority. The appellate authority shall, after hearing the parties in the appeal, dispose of the appeal, and endeavor shall be made to dispose the appeal within a period of 3 months. He should endeavor. उन्होंने ट्राई करना चाहिए कि 3 महीने में ये क्या हो, खत्म हो, मैटर खत्म हुआ अपील का. सो अगर ये नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट में तभी आना है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज दे आ रहा है, यह है. अदरवाइज लेबर कोर्ट के बाद अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पे अपील 1 अपील 2 हो जाता है. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लीगल क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज वगैरह. और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉज है, फंडामेंटल राइट्स के हैं, उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में बाद में आ सकते हैं. उसके लिए मेरे अलग अलग वीडियो देख सकते हैं उसके.
नानी पालकी वाला सीरीज ये बड़े बड़े वीडियो है, मेरी छोटी छोटी वीडियो काफी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कैसे चलती है, ट्रांसफर पिटीशन कैसे चलता है, इनकम टैक्स मैटर कैसे चलता है, स्टैट्यूटरी अपील लाइक एनसीएएलटी के आगे जब आता है इधर ये कैसे आते हैं, कैसे चलते हैं, ऑल टाइप ऑफ वीडियोज आर देयर यू कैन वॉच। एंड मोस्टली माय ऑल वीडियोज मोस्टली आर in Hindi, English, mixed language to understand all the people of India. Not only in English. English में खाली बनाना थोड़ा आसान जाता है क्योंकि इंटरप्रिटेशन का टेंशन नहीं रहता है। At section 50 records written and notices. Chapter 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इनका इंस्पेक्टर कम जो लेबर इंस्पेक्टर होगा वो उसने फैसिलिटेटर बोल के भी काम करना है, तो इसके बारे में उसकी गाइडलाइंस वगैरह सब सेक्शन 51 में दिए हैं। चैप्टर 8 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में मेनली ये दिया है वो बताता हूं मैं। सेक्शन 54 इज 52, 53 एंड 54 आर देयर, 55 इज आल्सो देयर। सो सेक्शन 54 में थोड़ा पढ़ के बताता हूं। एनी एम्प्लॉयर हु pays to any employees less than the amount due to such employee under the provision of this code shall be punishable with fine which may extend to 50,000 rupees. Fine may be extend to 50,000 rupees. लेकिन डायरेक्ट उसको फाइन नहीं करना है, इसने फैसिलिटेटर ने पहले उसको चांस देना है, ये याद है। वो अगर प्रोसीजर क्रॉस करेगा ना तो फिर वो कितना भी फाइन करो वो अपील कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, ये याद रखना। एज ए लॉयर वो क्लियर कट है, फॉल्ट ढूंढते रहना, वो अधिकारी का फॉल्ट कहाँ हुआ ये ढूंढते रहो, तो फिर आप आपके क्लाइंट को बचा सकते हैं। हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर द क्लॉज ए, ठीक से सुनिए, हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए, ऊपर के क्लॉज ए में अगर किसी को 50,000 का फाइन हुआ है, but if he is again found guilty of a similar offense under this clause within 5 years from the date of the commission of the first or subsequent offense, he shall on the second and the subsequent commission of the offense be punishable with imprisonment for the term which may extend to 3 months. सेम ऑफेंस अगर 5 साल में वो रिपीट करता है तो उसको 3 महीने की इंप्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है और विथ फाइन भी होगा, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विथ बोथ, या दोनों भी हो सकते हैं। ये और है, एंड नहीं है। ये बहुत अच्छा है आपके एम्प्लॉयर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एंड रहता तो 3 महीने का सजा भी और वो फाइन भी देना पड़ता। और है तो डिस्क्रिशन पावर है जुडिशरी के पास, मेंबर के पास डिस्क्रिशन पावर है कि इसको उसका नेचर, उसका ईमानदारी, एम्प्लॉय के प्रति उसका, ये सब देख के फिर उनको लगता है कि इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं करना है, उसको खाली फाइन नहीं करना, तो फाइन भी कर सकते हैं। इसलिए और दिया है 3 months इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 3 months। 3 month में ज्यादा दे सकते, 3 महीने तक दे सकते हैं। इसका मतलब वो 1 महीने का भी सजा दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, और खाली फाइन भी दे सकते हैं, विच एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विथ बोथ। अगर बहुत ही एरोगेंट है, बहुत खराब है, तो उसको फाइन भी करो और फिर सजा भी दो। ऐसा दोनों भी वो मेंबर कर सकते हैं, और ये सजा को आगे अपीलेट कोर्ट में जाके आप इसको और रेमिशन इसमें जो है वो मांग सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज द रेगुलर प्रोसेस। सेक्शन 55 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनी अगर ऑफेंस करती है तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेंगे? हु इज द इंचार्ज ऑफ दैट कंपनी। पर्टिकुलर एक्शन जो हुआ तब उसमें इंचार्ज जो था उसको he is held responsible as per section 55. सेक्शन 56 से कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस है। चैप्टर 9 है मिसलेनियस, ये लास्ट चैप्टर है हमारा। मिसलेनियस में फिर 57 बार ऑफ सूट्स, ये जो सूट्स है लेबर, ये कोड के अंतर्गत जो भी डिस्प्यूट आएंगे, दिस डिस्प्यूट, ये जो है ये डिस्प्यूट, no court shall entertain any suit for the recovery of minimum wages, any deduction from the wages, discrimination in the wages of the payment of bonus insofar as to be claimed a forms the subject to the claim of section 45 had formed the subject of the direction under this code
has been adjudged by any proceedings under this code could have been recovered under this code. इसका कंप्लेंट खाली वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ही करना है डिस्प्यूट. नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई against the appropriate government or any officer of the government for anything which is good faith done or intend to be done under this code. गुड फेथ में अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने कुछ काम किया है, जैसे जो इंस्पेक्टर है वो फैसिलिटेटर भी है, ओके, तो वो उसने अगर गुड फेथ में कोई काम किया है तो फिर उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. वेयर अ क्लेम बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ Section 59 says that where a claim has been filed on account of non-payment of remuneration or bonus or less payment of wages or bonus on account of making deduction not authorized by the code from the wages of the employee, the burden of proof that the said dues have been paid shall be on the employer. Employer के ऊपर burden of proof है. बस सेक्शन 60, 61, 62 अलग अलग हैं. बस एग्जेम्पशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ सर्टेन, अगर एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम द लायबिलिटी, ये भी एक सेक्शन है कि जो आपके एम्प्लॉयर को बचा सकता है. 64 सेक्शन, 65 सेक्शन. 64 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैचमेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉयर विद द गवर्नमेंट. सेक्शन 65 is related to power of central government to give the direction. 66 is saving. 67 is power of appropriate government to make rules. उसमें बहुत सारे दिए कि appropriate government कौन से रूल्स, कौन से इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती है, बहुत विस्तार से दिया है. ये अगर क्रॉस करते कोई appropriate government तो मिसकंडक्ट होता है. पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी 68 में दिया है और 69 में रिपेल दिया है. जो मैंने स्टार्ट में पढ़ा था कि दिस 4 लॉ विल बी रिपेल्ड when this will enact. वो 4 laws हैं, वापस पढ़ता हूं. The Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965 and Equal Remuneration Act 1976 are hereby repealed. ये सब रिपेल हो जाएंगे. तो दोस्तों आज का ये कोड यहाँ पे खत्म हो रहा है. एक कोड मैंने काफी विस्तार से लेने की कोशिश की है. आप सुबह का काम करते करते भी YouTube पे इसको लगा देंगे और ये सुनते रहेंगे तो भी आपका थोड़ा रिवीजन अच्छा हो जाएगा. मेरा कोशिश है कि IPC है, CRPC है, सबके ऐसे थोड़ा ऐसे विस्तृत वीडियो बनाए ताकि जो प्रैक्टिस करने वाले लॉयर है या जो लॉ स्टूडेंट है वो इसको लेजर टाइम में उसको लगाए और लगा के सुनते रहें और आहिस्ता आहिस्ता उसके सेक्शन विशन थोड़े याद रहे. इसका मुझे भी फायदा होगा, मैं भी ये लगा के इसका प्रैक्टिस करते रहूंगा क्योंकि हर चीज तो दिमाग में नहीं रह सकती. और देयर आर सो मेनी लॉज और इन एपेक्स कोर्ट प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय ऑल टाइप ऑफ के मैटर हमको हैंडल करना पड़ता है. इसलिए बर्डन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. इसलिए थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा मेडिटेशन, इससे कारण हम थोड़ा सा वो जो हमारा प्रेशर है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. इसलिए काफी लोग तो बेचारे शिकार हो जाते हैं बीपी के, शुगर के, लेकिन ईश्वर की दया से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अभी तक तो हम उससे दूर हैं क्योंकि हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. अगले बुधवार को हम ये जो 4 का सीरीज का और एक कोड लेके आएंगे. ऐसे ये 5 पार्ट होने वाले हैं दोस्तों ये लेबर लॉस की सीरीज के. तो फर्स्ट पार्ट हुआ, आज सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड में और एक कोड होगा, फोर्थ में और एक कोड होगा और फिफ्थ में चौथा कोड होगा. फिर टोटल लेबर लॉ हमारा कंप्लीट होगा दोस्तों. Thank you much for your kind attention and kind attention as also kind attendance also. Attention and also attendance. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.